गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपने अप्रत्याशित निर्णयों के लिए जाने जाते हैं। जैसे अभी कुछ समय पहले उन्होंने टैरिफ दरों को बढ़ाया था, उसी प्रकार उन्होंने H-1B वीज़ा, जो कि एक टेम्पररी वर्क वीज़ा होता है, इसकी फीस में भी काफ़ी बढ़ोतरी कर दी है। जहां पहले इस वीज़ा का फीस 2000 से 5000 अमेरिकी डॉलर हुआ करता था, इसको उन्होंने लगभग 20 गुना बढ़ाते हुए 1 लाख अमेरिकी डॉलर कर दिया है, जो कि भारतीय मुद्रा में लगभग 88 लाख रुपए के बराबर होता है। ऐसा उन्होंने क्यों किया है? उनकी माने तो उनका कहना है कि अमेरिका की जो कंपनियां हैं वो अमेरिका के युवाओं को रोजगार देने के बजाय भारत और अन्य विकासशील देशों से प्रोफेशनल्स को बुलाती हैं, अपने यहाँ रोजगार पर रखती हैं। ऐसा क्यों करती हैं? उनके मुताबिक ये एक प्रकार का यूएस लेबर लॉ का उल्लंघन है। यूएस लेबर लॉ, जिस तरह से भारत में न्यूनतम मजदूरी का कानून है, वहाँ पर एक सिस्टम है, एक लिस्ट लोकल प्रिवेलिंग वेज का कॉन्सेप्ट है। ये भारत के मिनिमम वेज के प्रकार का होता है। आसान भाषा में समझें तो जिस तरह से भारत में नौकरी करने के एवज में एक न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान होता है, यहाँ अमेरिका में भी अगर कोई अमेरिकी कंपनी किसी अमेरिकी यूथ को रोजगार पर रखती है तो एक न्यूनतम मजदूरी देगी। चूंकि भारत या अन्य विकासशील देशों से जो प्रोफेशनल अमेरिका जाते हैं वो कम कीमत पर भी काम करने को तैयार है, इस वजह से अमेरिकी कंपनियां सस्ते लेबर के चलते इन लोगों को रोजगार पर रखती हैं और भारत और अमेरिका के यूथ को रोजगार पर नहीं रखती। ऐसा ट्रंप साहब का मानना है। H-1B वीज़ा एक्चुअली है क्या? देखिए, ये एक टेम्पररी वर्क वीज़ा है। टेम्पररी वर्क वीज़ा यानी अस्थायी वर्क वीज़ा, ये 3 से 6 वर्ष के लिए दिया जाता है। शुरुआत में 3 वर्ष के लिए और उसके बाद ये परफॉर्मेंस और अन्य शर्तों के आधार पर 6 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये नॉन इमाइग्रेंट वीज़ा होता है, यानी वहाँ पर अस्थायी प्रवेश की अनुमति होती है। वहाँ पर इसके आधार पर आपको बसने की आज़ादी, वहाँ पर नेटिव बनने की आज़ादी नहीं होती। हाँ, एक बेनिफिट ये यहाँ जरूर मिलता है कि जो H-1B वीज़ा धारक प्रोफेशनल होते हैं वो अपने परिवार को, अपनी पत्नी या पति को और जो बच्चे, जब तक कि वो 21 वर्ष के ना हो जाए, वहाँ पर रह सकते हैं, अपनी पढ़ाई कर सकते हैं या फिर किसी अन्य रोजगार में भी वो शामिल हो सकते हैं। इसलिए इस वीज़ा का इतना महत्व है। इसका इंपॉर्टेंस मेनली अमेरिकन कंपनीज के लिए है, क्योंकि इसी वीज़ा के आधार पर वो बाहर से यानी फॉरेन वर्कर्स को बुलाती हैं और स्पेशलिटी ऑक्यूपेशंस यानी विशेषज्ञ प्रकार के जो रोजगार होते हैं उनमें वो इनको रख सकती हैं। इसके अलावा फैशन मॉडल्स को भी कंपनियां या जो उनके प्रायोजक होते हैं वो बुलाते हैं। स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन दरअसल वैसे रोजगार को माना जाता है जिसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज यानी विशेषज्ञ ज्ञान की आवश्यकता होती है और कौशल यानी स्किल की आवश्यकता होता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक मिनिमम डिग्री का भी कॉन्सेप्ट होता है। इसके लिए मिनिमम बैचलर की डिग्री होनी चाहिए या इसके समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। अगर हायर डिग्री है तो इसको बेहतर माना जाता है। ऐसे कौन से रोजगार हैं जो कि H-1B वीज़ा के अंतर्गत प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन में या प्रोफेशनल डिग्री में माने जाते हैं? तो वैसे सभी रोजगार जिसमें इंजीनियरिंग, मेडिकल, फिजिकल, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आदि शामिल हैं, वो इस कैटेगरी में शामिल होते हैं। इसे प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? दरअसल यहाँ पर कंपनी को अपने प्रोफेशनल्स के लिए अप्लाई करना पड़ता है, यानी नियोक्ता, जो कंपनी किसी प्रोफेशनल को हायर करना चाहती है उनको इसके लिए H-1B वीज़ा आवेदन करना पड़ता है और H-1B वीज़ा एक्चुअली कंपनी को मिलता है और कंपनी जो है अपने प्रोफेशनल्स को प्रोवाइड करती है। और इसलिए निश्चित रूप से अगर फीस में वृद्धि होती है तो उसका सबसे पहला असर उन कंपनियों पर होगा। यहाँ प्रत्येक वर्ष एक लिमिट सेट किया गया है, यानी प्रत्येक वर्ष 65,000 वीज़ा अमेरिकन कंपनीज को अमेरिकी सरकार के द्वारा मुहैया कराई जाती है। इस साथ ही साथ 20,000 जो वीज़ा होता है वो अलग से वैसे नागरिकों को जो कि अमेरिका में रहकर हायर डिग्री लेते हैं और वो अमेरिका के इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, उनको ये प्रदान किया जाता है। यानी टोटल 65,000 प्लस
20,000 यानी 85,000 ही एक साल में ये वीज़ा प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें 65,000 नए प्रोफेशनल्स को और 20,000 पुराने प्रोफेशनल्स को जो वहाँ रहते हुए किसी हायर डिग्री में इनरोल करते हैं और अमेरिका के किसी इंस्टीट्यूशन से डिग्री लेते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप एंड इमाइग्रेशन सर्विसेज अपनी हर साल रिपोर्ट जारी करती है। जो पिछले वर्ष 2024 का रिपोर्ट था, उसके मुताबिक अमेरिकी सरकार ने अभी तक हाल के वर्षों में 3,99,395 यानी 4 लाख H1B वीज़ा जारी किया है। इसमें सबसे अधिक वीज़ा भारतीयों को मिला है, ये लगभग 2,83,000 वीज़ा भारतीयों को मिला है, जो कि कुल वीज़ा का 71% है। दूसरे नंबर पे चाइना है 11.7% और उसके बाद अन्य देश आते हैं फिलीपींस, कनाडा, साउथ कोरिया, मैक्सिको, ताइवान, पाकिस्तान, ब्राज़ील एटसेट्रा। तो सबसे अधिक जो यहाँ पर वीज़ा है वो भारतीयों को मिला है। टॉप 10 कंपनीज जिन्होंने ये वीज़ा जारी किया है उसमें पहले स्थान पर अमेजन है, जहाँ 10,044 प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर TCS, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा जो पहले फेसबुक थी, एप्पल, गूगल, डेलॉयट, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, अमेरिकाज, ये सारी कंपनियां हैं जो टॉप वीज़ा प्रोवाइडर हैं। H1B वीज़ा का फी अगर 1 लाख अमेरिकी डॉलर होता है तो इसका असर वहां की कंपनियों पर, अन्य देशों की अर्थव्यवस्था पर और प्रोफेशनल्स पर भी पड़ सकता है। सबसे पहले अमेरिका की जो कंपनियां हैं, चूंकि उनके ऊपर फीस काफ़ी अधिक बढ़ जाएगा, उनके ऊपर जो बर्डन है वो बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि वो भारत सहित अन्य देशों में अपना बेस शिफ्ट कर दें। जैसे एक टर्म आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहा है GCC, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। ये उसी तरह से है कि जैसे कोई बड़ी कंपनी है और वो अपना छोटा छोटा सेंटर अन्य देशों में फ्रेंचाइजी टाइप से खोलती है और वहाँ पर कई तरह का काम कर सकती है। जैसे मान लिया जाए अगर एप्पल कंपनी है, उसने भारत में अपना GCC एस्टैब्लिश किया है, जहाँ जो प्रीमियम मोबाइल हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। यहीं से सेल और परचेज, रिसर्च, डेवलपमेंट ये पूरे दुनिया में किया जा रहा है। यहाँ से जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उनकी सप्लाई हो रही है। तो इस तरह का जो फेनोमिना है ये काफ़ी बढ़ सकता है। दूसरा, अमेरिका के इनोवेशन इकोसिस्टम पर इसका नकारात्मक असर, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ने की भी संभावना है। देखिए, अमेरिका माना जाता है कि लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, जहां पूरे दुनिया से जो टैलेंट होते हैं वो आकर्षित होते हैं, वहां जाकर अपना काम करते हैं और उनके ब्रेन से न सिर्फ उनको फ़ायदा होता है बल्कि एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका की इकोनॉमी को और अमेरिका एज ए देश, अमेरिका देश को भी काफ़ी लाभ मिलता है। तो भविष्य में अगर प्रतिभाओं की एंट्री पर रोक लगती है तो प्रतिभाओं की कमी हो सकती है और उससे इनोवेशन इकोसिस्टम पर भी निगेटिव असर पड़ सकता है। इंडियन कंपनीज और प्रोफेशनल पर क्या असर पड़ेगा? सबसे पहले तो जो प्रोफेशनल हैं उनकी एंट्री लेवल और मिड लेवल की जो सैलरी है उसका बड़ा हिस्सा इस वीज़ा फीस में चला जाएगा और निश्चित रूप से कंपनियों के ऊपर ये भार है, तो कहीं ना कहीं वो जो प्रोफेशनल हैं उनके ऊपर शिफ्ट करना चाहेंगे। उनकी जो सैलरी है उसमें निगोशिएशन हो सकता है, तो ये एक इम्पैक्ट देखा जा सकता है। प्रेशर ऑन कंपनीज, चूँकि कंपनी को ये देना है, फीस वहन करना है, तो निश्चित रूप से कंपनीज के ऊपर असर पड़ेगा। जो बड़ी कंपनियां हैं जैसे कॉग्निजेंट, TCS, इन्फोसिस, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, ये तो इस भार को वहन कर सकती हैं, लेकिन जो छोटी कंपनियां हैं या मिड साइज कंपनीज हैं इन पर असर पड़ सकता है। सबसे निगेटिव इम्पैक्ट जो है वो स्टार्टअप पे हो सकता है, चूँकि स्टार्टअप टैलेंट को अपने तरफ आकर्षित करने का प्रयास करती है। बड़ी कंपनियों में तो ऐसे भी टैलेंट चले जाते हैं, लेकिन छोटी कंपनियां और स्टार्टअप जो यहाँ पर बेहतर काम कर सकती हैं उनके लिए समस्या भविष्य में उत्पन्न हो सकती है। फाइनेंशियल बर्डन, अगर आर्थिक असर देखा जाए तो चूंकि भारत में कुल रेमिटेंस आता है, बाहर से पैसा आता है, उसका 25% अमेरिका से आता है, तो निश्चित रूप से भारत के ऊपर असर पड़ेगा। माना जा रहा है कि लगभग 53,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ भारत पर पड़ सकता है। एक नज़र डालते हैं कि जो कंपनियां H1B वीज़ा प्रोवाइड करती हैं वो भारत में रहकर कितनी कमाई कर रही हैं। जैसे
अमेजन कंपनी जो है वो 7800 भारतीयों को अपने यहाँ रोजगार देती है, लेकिन भारत की धरती से वो 7 से 8 बिलियन डॉलर की कमाई करती हैं। ये एक बड़ी राशि है। माइक्रोसॉफ्ट 5200 इंडियंस को रोजगार पर रखा है, लेकिन भारत के अंदर ये 5 से 6 बिलियन डॉलर की कमाई करती हैं। भारत जो है वो इसका तीसरा सबसे बड़ा क्लाउड मार्केट है। उसी तरह से गूगल कंपनी में 4000 भारतीय काम करते हैं। भारत के अंदर ये 6 से 7 बिलियन डॉलर की कमाई कर रही है, और गूगल कंपनी भारत इस कंपनी के लिए विश्व का सबसे बड़ा मार्केट है। इन्फोसिस में 1400 इंडियन काम करते हैं। ये कंपनी भारत से लगभग 1 बिलियन डॉलर कमा रही है। टीसीएस कंपनी 3800 भारतीयों को रोजगार पर रखती है और 4 बिलियन डॉलर की कमाई टीसीएस कर रही है। अमेरिका की जो टेक कंपनीज हैं, इन्फोसिस, टीसीएस, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी जो कंपनियां हैं वो भारत से प्रतिवर्ष, यानी अमेरिका में नहीं, भारत के सरजमी पर, भारत के क्षेत्र में रहते हुए ये लगभग 15 से 20 बिलियन डॉलर की कमाई कर रही हैं। उसी तरह से अमेरिका की बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी 12 से 15 बिलियन डॉलर की कमाई कर रही हैं। ये वो पैसा है जो भारत से अमेरिका जा रहा है। तो निश्चित रूप से एक बड़ी राशि ये अमेरिकी कंपनीज भी कमा रही हैं। तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा पॉइंट हो सकता है कि अगर ये कंपनियां भारत में रहकर इतनी राशि कमा रही हैं तो क्या वो अपना बेस भारत में शिफ्ट नहीं कर सकती हैं? क्या वो कंपनियां भारत में रहकर रोजगार नहीं दे सकते हैं, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मुहैया होने के साथ साथ यहाँ का जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है उसके लिए एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट इकोसिस्टम डेवलप हो सके? तो निश्चित रूप से भारत इन सारे पॉइंट्स पर विचार करते हुए अपनी पॉलिसी फ्रेम कर सकती है। एक और भी चौंकाने वाला आंकड़ा है कि अमेरिका में भारत की कुछ कंपनियां हैं जो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रखा है और अमेरिकन्स को भी जॉब दे रही हैं। जैसे 2023 का आंकड़ा है कि 163 भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 40 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया था और वहां पर 4,25,000 जॉब का क्रिएशन किया था। तो निश्चित रूप से यह सवाल उठ सकता है कि क्या ये कंपनियां जो भारतीय हैं वो भारत के अंदर रोजगार नहीं दे सकती हैं? निश्चित रूप से यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। भारत सरकार के लिए चैलेंज है कि वो भारत में ही इस प्रकार का इकोसिस्टम डेवलप क्यों नहीं कर रही है, और अगर नहीं करती है तो निश्चित रूप से ये आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्पना है उसके खिलाफ है। तो देखते हैं कि भारत सरकार क्या कुछ ऐसा स्टेप ले सकती है जिससे भविष्य में जो समस्या इस टैरिफ हाइक से या फिर वीज़ा फी बढ़ने से हुआ है उसे निपटा जा सके। तो सबसे पहले भारत को अपना स्वदेशी सॉफ्टवेयर डेवलप करने की आवश्यकता है। भारत का जो डिपेंडेंस है, जो निर्भरता है अमेरिका और अन्य विदेशी कंपनियों पर, वो कम करने के लिए इंडिजेनस सॉफ्टवेयर डेवलप करने की आवश्यकता है। इस दिशा में एक अच्छा कदम हुआ है। अभी जोहो नाम का एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है भारतीय कंपनियों ने और भारत का रेल मंत्रालय इस जोहो पर शिफ्ट हुआ है। उम्मीद की जा रही है कि भारत सरकार की बहुत सारी जो मंत्रालय हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो इस जोहो पर या अन्य स्वदेशी प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट करेंगे। इसे इनकरेज करने की आवश्यकता है। दूसरा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन पर भारत को काफ़ी काम करने की आवश्यकता है। अभी करंट एक्सपेंडिचर जो वास्तविक खर्च हो रहा है वो काफ़ी कम है। ये 1% से भी कम है। अगर चीन को देखा जाए तो ये 2.5% के करीब है। चीन की इकोनॉमी भारत से 4 गुनी बड़ी है। तो इस लिहाज से अगर मनी टू मनी देखा जाए, अगर कंपैरेटिव टर्म में, तो चीन में भारत के बनिस्पत 10 गुना रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम हो रहा है। तो निश्चित रूप से ये एक ग्रे एरिया है जहां भारत को काम करने की आवश्यकता है। आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भारत को फोकस करने की आवश्यकता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एक्सपेंडिचर बढ़ाने की आवश्यकता है। इंप्रूव एजुकेशन सिस्टम एंड स्किल्स, भारत को अपने जो शिक्षा व्यवस्था है वो न सिर्फ
थ्योरेटिकल बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ बढ़ाने की ज़रूरत है। और यहाँ पर एक ज्वाइंट कोलैबोरेशन, एक समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है जो भारत के इंडस्ट्रीज़ हैं और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं। देखिए ये डिमांड काफ़ी अधिक कई बार जो औद्योगिक संस्थाएं हैं उनके तरफ से आता है कि भारत से जो ग्रेजुएट निकल रहे हैं या जो टैलेंट निकल रहा है उसको डायरेक्टली रोजगार पर रखा नहीं जा सकता है। लेकिन यहाँ ये भी प्रश्न उठता है कि आप शिकायत करते हैं तो क्या आप भारत में एजुकेशन सिस्टम को सुधार करने का कोई प्रयास कर सकते हैं? क्या सिलेबस मेकिंग में आपका कोई रोल हो सकता है? वैसे इंस्टीट्यूशंस जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं क्या आप उनकी हैंड होल्डिंग नहीं कर सकते हैं? तो इन सभी बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है और जो औद्योगिक घराने हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, उनको भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी, तभी टैलेंट और रिक्वायरमेंट का समन्वय स्थापित होगा, मेल बढ़ पाएगा। एक कॉन्सेप्ट है रिवर्स ब्रेन ड्रेन कि जो प्रतिभाएं भारत से पलायन कर गई हैं क्या उनको भारत अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकता है और भारत क्या सिलिकॉन वैली बन सकता है पूर्व का? यानी एशियन कंट्रीज में जो ईस्टर्न साइड ऑफ द वर्ल्ड है, भारत का ब्रेन जो अमेरिका को रिच कर रहा है, वहाँ पर टेक्नोलॉजी इनोवेशन में अपना योगदान दे रहा है, क्या भारत सरकार एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप कर सकती है कि ये प्रतिभाएं भारत आएं और भारत के विकास में मदद करें? जैसे एक उदाहरण चीन का दिया जाता है। चीन में जो भी प्रोफेशनल थे 70 और 80 के दशक में, 90 के शुरुआती दशक में जो अमेरिका में जिन्होंने डिग्री ली थी, जो वहाँ पर रोजगार कर रहे थे, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इस तरह का एक एनवायरनमेंट सेटअप किया कि वो वापस चीन लौटे और वहाँ पर उन्होंने चीन के टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प किया। इस मॉडल को सी टर्टल मॉडल भी कहते हैं कि जैसे सी टर्टल लौट कर अपने घर वापस आते हैं, उसी तरह से ये जो चीन की प्रतिभाएं थीं, इन्होंने वहाँ पर ट्रेनिंग के बाद, एडुकेशन के बाद वापस अपने देश लौटना मुनासिब समझा और उसके बाद उन्होंने चीन की आर्थिक और जो तकनीकी तरक्की है उसमें काफ़ी योगदान दिया। तो निश्चित रूप से इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। सपोर्ट एंड हैंड होल्डिंग टू स्टार्टअप्स कंपनीज। बड़ी कंपनियों और छोटी कंपनियों में देखिए एक समस्या ये है कि जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो नहीं चाहती हैं कि छोटी कंपनियां प्रॉस्पर करें और विशेषकर स्टार्टअप प्रॉस्पर करें, आगे बढ़ें। कई बार ऐसा होता है कि जब स्टार्टअप काम करना शुरू करती है तो बहुत तरह के पॉलिटिकल और जो मनी पावर है उसका उपयोग करते हुए स्टार्टअप्स को दबाने का प्रयास किया जाता है। अच्छा परफॉर्म किया तो उनको टेक ओवर कर लिया जाता है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। स्टार्टअप्स निश्चित रूप से यंग टैलेंट को अट्रैक्ट करने का एक बेहतरीन माध्यम है। तो निश्चित रूप से ये जो समस्या H1B वीज़ा फीस बढ़ोतरी से हुआ है, इसको निपटने में ये स्टार्टअप से एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्टेप्स में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना भी एक नेसेसरी स्टेप हो सकता है। एक समरी समझते हैं। देखिए H1B वीज़ा में जो फ़ी की बढ़ोतरी हुई है ये तभी संभव हो पाया है जब भारत या अन्य देश अमेरिका पर इसके लिए आश्रित हैं। अगर भारत में ही इकोसिस्टम डेवलप किया जाता तो ये समस्याएं कम होती। H1B वीज़ा बढ़ोतरी होने से भी अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम में कोई बहुत फर्क नहीं आने वाला है, क्योंकि ये पॉपुलिस्ट मेजर होता है। भारत में भी एक राज्य से दूसरे राज्य में जब श्रमिक लेबर काम करने जाते हैं तो वहाँ कई बार वहाँ की जो इंटरनल पॉलिटिक्स होती है उसके कारण जो बाहर के लेबर होते हैं उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। उनको बाहर चले जाने या कई रूप में, कभी भाषा के रूप में, कभी भाषा विवाद के रूप में, कभी क्षेत्र विवाद के रूप में ये देखने को मिलता है। तो इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है। तो निश्चित रूप से भारत को खुद ही डेवलप करने का प्रयास करना होगा। यहाँ के पॉलिसी मेकर को, यहाँ के एजुकेशनल सिस्टम को, यहाँ के औद्योगिक घरानों को, सभी को मिलजुल कर काम करने की आवश्यकता है और तभी इस समस्या से निजात पाया जा सकेगा। स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि इस महत्वपूर्ण टॉपिक को आपने अच्छे से समझने का प्रयास किया होगा। आप इसे बार बार देखें, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है आप उनका नोट्स बना सकते हैं, उनको बार बार रिवाइज करें, क्योंकि निश्चित रूप से आने वाली परीक्षाओं के लिए यह इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसी के साथ मैं इस
लेक्चर को एंड करता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो कृपया आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।